स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी में यूनिट फोर्थ का पहला टॉपिक है हमारा आंतरगणन एवं बाह्यगणन, इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। तो क्या होता है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एनालिसिस की, डेटा कलेक्शन की और अनुमान लगाने की। तो नेचुरली यह टॉपिक भी जो है अनुमान लगाने से ही संबंधित है, किसी वैल्यू को निकालने से संबंधित है। तो यहाँ नाम से ही क्लियर है। देखिए, आंतरगणन एवं बाह्यगणन, जब हमें दो फैक्टर्स दिए हों, जैसे वर्ष दिया हो और वस्तु का मूल्य दिया हो, ठीक है। वर्ष में हमें 1970, 1980, 1990 और 2000 और इस वस्तु के मूल्य मान लीजिए 100 रुपये, 120 रुपये, 130 रुपये और 145 रुपीज ऐसी वैल्यू दी हुई है। अब इंटरपोलेशन मीन्स बहुत सिंपल है, जब इसमें से किसी इंटरनल फैक्टर की वैल्यू में निकालने को कहूँ। जैसे मैं यहाँ पे यदि क्वेश्चन फ्रेम करूँ कि आप जो है 1985 की वैल्यू निकालिए, तो 1985 जो है इसके बीच में आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट? इंटरपोलेशन, आंतरगणन। तो जब हम किसी समंकमाला में, किसी डेटा में दो बीच की कोई वैल्यू निकालते हैं तो उसे हम कहेंगे इंटरपोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन मीन्स हमें ये 4 वर्ष दिए हुए हैं और मैं आपसे बोलूं कि 2009 की वैल्यू निकालिए, तो 2009 मतलब बाहर की हो गई, तो इसे हम कहेंगे एक्स्ट्रापोलेशन, बाह्यगणन। तो जब किसी समंकमाला में डेटा में हमें अंदर की किसी वैल्यू को निकालने को कहा जाए तो उसे कहेंगे हम आंतरगणन, इंटरपोलेशन। और जो जानकारी हमें दी है उसके बाहर की कोई वैल्यू निकालने को कहा जाए तो उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, समझ में आया आपको? आंतरगणन, बाह्यगणन। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। हम लेते हैं, यदि मान लीजिए मैं यदि आपसे यहाँ बोलूँ कि 1992 की वैल्यू निकालिए, 1992 की वैल्यू निकालिए, तो ये क्या हुआ? आंतरगणन हुआ, क्योंकि देखिए 90 और 2000 दिया, मैंने इसके बीच की वैल्यू बोली आपसे। यदि मैं आपको यहाँ पर 1962 1962 की वैल्यू यदि निकालने को बोलूँ, तो यहाँ पे 1962 वैल्यू दी है क्या? नहीं दी है, तो ये क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रापोलेशन। तो हमें दिए गए डेटा में, समंकों में यदि बीच की किसी वैल्यू को उसके आगे की और पीछे की वैल्यू दी है और बीच की किसी वैल्यू को निकालने को कहा जाए तो वह कहलाएगा आंतरगणन। और उसके बाहर की कोई वैल्यू निकालने को कहा जाए, जो हमें दी है लिमिट्स, उसके बाहर की कोई वैल्यू निकालने को कहा जाए तो वह कहलाता है बाह्यगणन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो यह जो है इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन जो कंसेप्ट है बहुत उपयोगी है सभी के लिए। यदि जो है सरकार नीति बनाती है, बजट प्लान करती है, कृषि नीति बनाती है, उद्योग नीति बनाती है, या कोई व्यापारी जो है अनुमान लगाता है कि अगले साल कितना प्रोडक्शन होगा, या किसान जो है सोचता है कि उसकी खेती कितनी होगी, तो एक्चुअल में वो जो है इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं। क्यों आवश्यकता है इसकी? हमें जो है बीच की किसी वैल्यू को निकालने की या बाहर की किसी वैल्यू को निकालने की क्यों जरूरत है? समंकों का खो जाना। यदि जो है हमारे पास 3 समंक हैं, 3 जो है डेटा है, लेकिन चौथा डेटा हमें नहीं मिल पा रहा है, मिसप्लेस हो गया है, कहीं जो है गुम गया है, तो उस स्थिति में हम इंटरपोलेशन या एक्स्ट्रापोलेशन की सहायता से मिसिंग फिगर को निकाल सकते हैं। समंकों का अभाव, या हम बोल सकते हैं अपर्याप्त। जब जो है समंक अपर्याप्त हैं, हम जो है उसका रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है, वह यदि सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो उस कंडीशन में यदि हमने 4 डेटा कलेक्ट कर चुके हैं तो हम 5वां 6वां डेटा जो है उसके बेसिस पे निकाल सकते हैं। फिर मध्यवर्ती वर्ष के लिए अनुमान, जैसे जनसंख्या है, जनसंख्या 10 वर्ष में निकलती है। अब हमें मान लीजिए 5 वर्ष के बाद जनसंख्या का अनुमान लगाना है, तो क्या हम फिर से पूरा कैलकुलेशन करवाएंगे, सभी को घर घर भेजेंगे? नहीं। उस कंडीशन में यदि बीच में जनसंख्या गणना की आवश्यकता पड़ रही है तो सरकार क्या करेगी? इंटरपोलेशन जो है
और एक्सट्रापोलेशन का उपयोग करके जनसंख्या की गणना कर लेगी। तो कोई भी ऐसी समस्या आ रही है कि मध्यवर्ती वर्ष का जो है 5-5 साल का डेटा तो कलेक्ट किया जा रहा है, अब 2 साल के बाद की स्थिति पता करनी है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। फिर समंकों में एकरूपता लाने के लिए जो डेटा है, जैसे मान लीजिए कि हमने 10-10 वर्ष का अंतर लिया है, तो हम यदि 2010 का अनुमान लगा लेंगे, 2020 का यदि हम अनुमान लगा लेंगे तो हमारे डेटा में क्या आ जाएगा, एकरूपता आ जाएगी। और यदि मान लीजिए आपको 1970, 71, 72 और 74 का दिया या 73 का नहीं दिया, 73 का, तो हम ये इंटरपोलेशन करके 73 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे समंक क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। फिर भावी समंकों के पूर्वानुमान के लिए स्टूडेंट ये मेथड ही है अनुमान लगाने के लिए। जैसे आपको 2020 तक का उत्पादन दिया, 21 तक का उत्पादन दिया हुआ है, अब आपको 22 में कितना उत्पादन होगा देश में, वह अनुमान लगाना है। तो आप कौन सी मेथड यूज करेंगे, एक्सट्रापोलेशन। कोई व्यापारी है, उसका कितना माल बेचना है उसे यह अनुमान लगाना है, तो 2021 तक का डेटा उसके पास है, उसके बेसिस पे वह 2022 का अनुमान लगा लेगा। तो भावी समंकों के पूर्वानुमान के लिए। फिर मध्य का व बहुलक ज्ञात करने हेतु जब हम रिसर्च करते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में जाते हैं, तो हमें मीडियन और बहुलक जो है वह ज्ञात करना रहता है। तो उसको निकालने के लिए जो है आंतरगणन एवं बाह्य गणन जो है वह उपयोगी है। सॉरी, आंतरगणन की शुद्धता। देखिए, आंतरगणन और बाह्य गणन दोनों जो प्रिंसिपल हैं वह अनुमान पर आधारित हैं। तो ये कभी जो हम अनुमान लगाते हैं वह कभी भी वास्तविकता को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है आंतरगणन से जो डाटा हम निकालते हैं, इसके फॉर्मूले चलते हैं, उस फॉर्मूले से हम जो भी कैलकुलेशन के थ्रू डेटा का अनुमान लगाते हैं वह शुद्धता के निकट होता है। तो ये है इसकी क्यों आवश्यकता है। फिर मान्यताएं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर जगह जाकर इंटरपोलेशन यूज नहीं कर सकते हैं, आंतरगणन सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कुछ मान्यताएं हैं। मूल्यों के परिवर्तन में नियमितता, ध्यान देना कि जो मूल्य में परिवर्तन होता है वह डिफरेंस जो है वह नियमित होना चाहिए। कैसे कि जैसे 1970 में मूल्य जो है वह 10 है, 1980 में मूल्य जो है वह 15 है, 1990 में मूल्य जो है वह मान लीजिए बहुत ज़्यादा 40 हो गए, और आप यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 2000 की कैलकुलेशन करिए। तो यहाँ पे देखिए कि 70 में 10 है, 80 में 15 है, 90 में 40 हो गए, तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया वैल्यू में। तो इसमें जो है इंटरपोलेशन यदि आप लगाएंगे तो रिजल्ट जो है वह सही नहीं जाएगा। तो इसमें जो है जो भी आप संख्या ले रहे हैं, यदि जैसे ये मैंने लिया तो इसमें देखिए डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम इंटरपोलेशन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि जो दो फैक्टर है इसमें और इसमें, इन दोनों में वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा अंतर है, तो हम जो है इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो पहला है कि मूल्यों में परिवर्तन में नियमितता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अधिक डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फिर आश्रित चर मूल्यों में आकस्मिक उच्चावचन न होना। देखिए ये हमारा फैक्टर हो जाएगा स्वतंत्र, इसके आधार पर हम इसको देख रहे हैं। तो इसमें जो है किसी में भी आकस्मिक उच्चावचन नहीं होना चाहिए। जो मैंने उदाहरण लिया कि ये देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ एकदम से 40 हो गया, और 2000 में मैं लिख दूँ कि 150 हो गया, तो देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। और यहाँ पर यदि आप इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन करेंगे तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो वहीं पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं जहाँ पर ये जो है हमारा एक्स फैक्टर है, इसको हम बोलेंगे स्वतंत्र फैक्टर, और ये जो है हमारा वाई फैक्टर है जो कि है आश्रित डिपेंडेंट। तो ये जो आश्रित चर है इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस, हाई चेंजेस नहीं होना चाहिए, रेगुलर नियमितता होनी चाहिए। और श्रेणी के चरों में पारस्परिक संबंध होना, जैसे मूल्य में परिवर्तन होता है तो मांग में परिवर्तन होता है। तो जो दो फैक्टर्स है एक्स और वाई, यह एक दूसरे पर आधारित होना चाहिए, तो ही हम इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन कर सकते हैं। ठीक है। अब आंतरगणन और बाह्य गणन में अंतर होता है, दोनों अंतर है अपन ने देखा इसमें, तो आपको अंतर आ सकता है इन दोनों में। तो डिफरेंस हम करेंगे इसमें, पहला तो अर्थ
तो आंतरगणन का अर्थ होता है समंक के भीतर की किसी संख्या की जानकारी निकालना। बाह्य गणन का आशय होता है जो समंक हमें दिए हैं, जो डेटा हमें दिया है उसके बाहर की वैल्यू निकालना। प्रयोग, आंतरगणन का उपयोग जो है भूतकालीन स्थिति के लिए किया जाता है। हमको 10 साल के डेटा है लेकिन उसमें से किसी एक साल का डेटा नहीं है, और यह जो है बाह्य गणन किसके लिए होता है, भविष्य काल से संबंधित होता है, अनुमान लगाने के लिए। शुद्धता, आंतरगणन में शुद्धता ज्यादा होती है क्योंकि इसमें हमें आगे का और पीछे का दिया रहता है। जैसे इसमें यदि मैं बोलूं कि मैं यदि 1992 का डेटा निकाल रही हूँ तो वह शुद्धता के ज्यादा निकट होगा क्योंकि उसके पहले की भी वैल्यू है, बाद की भी वैल्यू है, तो मैं जज कर सकती हूँ कि हाँ मेरा कैलकुलेशन सही है। और इसमें शुद्धता जो है वह कम होती है क्योंकि हम एक आउटर की चीज निकाल रहे हैं, तो 2010 से 2020 में जरूरी नहीं है कि नियमित परिवर्तन हुआ हो। तो शुद्धता किसमें, आंतरगणन में अधिक होती है और इसमें कम होती है। फिर गणना रीति, इंटरपोलेशन आंतरगणन के लिए न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि बहुत अच्छी है। ठीक है, न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि ये ज्यादा अच्छी है। और जो एक्स्ट्रापोलेशन है, बाहर की किसी संख्या को निकालना है तो उसके लिए ये लैग्रेंज मेथड ये ज्यादा अच्छी है। ठीक है, लैग्रेंज रीति जो है वह ज्यादा अच्छी है। तो ये है आपका आंतरगणन और बाह्य गणन में डिफरेंस। अब महत्व, आंतरगणन और बाह्य गणन का महत्व किस प्रकार से है, किस किस के लिए उपयोगी है। तो यदि आपको महत्व आता है इसका तो आपको अर्थशास्त्रियों के लिए जितनी भी नीतियां बनाई जाती हैं, पॉलिसी बनाई जाती हैं, वह सारी इनके आधार पर बनाई जाती है। उसके बाद व्यवसायी के लिए, बिजनेसमैन के लिए, तो बिजनेसमैन जितनी भी प्रोडक्शन पॉलिसी बनाता है, मतलब उत्पादन नीति बनाता है, विक्रय नीति बनाता है, मूल्य नीति बनाता है, वह सब इसके आधार पर कैलकुलेशन करके बनाता है। इसके बाद जो है सरकार के लिए, तो सरकार के द्वारा बजट जो बनाया जाता है, जितनी भी प्लानिंग की जाती है, उन सब में इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से महत्व यदि आता है तो आप जो है इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अब हम बात करेंगे रीतियों की, मेथड की। इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन, आंतरगणन और बाह्य गणन की कैलकुलेशन करने के लिए कौन सी मेथड लगाई जाती है। इसमें आप ध्यान देना कि यह रीतियां जो हैं इसकी कंडीशंस हैं। पहली है द्विपद विस्तार विधि। द्विपद विस्तार विधि जो है कहाँ पे उपयोग की जाती है, जब x, ये हमारी x सीरीज है, इसमें अंतर जो है वह नियमित हो और पूछा गया पद भी नियमित अंतर वाला हो। ध्यान देना, जैसे 1970, 1980, 1990, 2000, और जो पूछा गया, देखिए 10-10 साल का अंतर है इसमें, और पूछा गया जो पद है वह भी क्या हो, उसी अंतर का हो, तो हम यूज करेंगे। जैसे आपको 1972, 1974, 1976 और 1980 ये दिया है, बीच में 1978 नहीं दिया है। तो आपको जो है 2-2 के अंतर से दी हुई है, अंतर सेम है, और जो पूछा गया पद है वह भी सेम अंतर का हो, तो कौन सी मेथड यूज करते हैं, द्विपद विस्तार विधि। ठीक है, क्लियर। न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि जो है वह कब उपयोग की जाती है, जब हमें डिफरेंस, तो 1976, 1978, 1980, देखिए ये डिफरेंस जो है 2-2 का है, लेकिन जो पूछा गया पद है, जो क्वेश्चन में हमें निकालने को कहा है, वह कुछ भी हो। कुछ भी हो मतलब हमसे पूछ लिया जाए 1990 का निकालिए, हमसे पूछ लिया जाए कि 1984 का निकालिए, तो जब जो है जो हमें पद दिए गए हैं वह समान अंतर के हों, लेकिन पूछा गया पद जो है, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया, जिस ईयर का हमें अनुमान लगाना है, वह पद बिना किसी अंतर का हो, तो हम लगाएंगे कौन सी, न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि। और लैग्रेंज रीति जो होती है वह, यदि सिंपल शब्दों में कहूँ, कुछ भी दिया हो और कुछ भी निकालने को कहा हो। इसका क्या अर्थ है, हमें जो है बिना डिफरेंस की जानकारी दी हो, 1972 दे दिया, 1975 दे दिया, 1974
1984 दे दिया, 1997 दे दिया और 2009 दे दिया। देखिए कोई भी डिफरेंस में सिमिलरिटी है क्या यहाँ पे? नहीं है। और हमसे इसमें से पूछ लिया उन्होंने कि आप जो है 2001 की जानकारी निकालिए। तो लैग्रेंज की मेथड जो है कब यूज की जाती है? जब जो हमें स्वतंत्र चर है एक्स फैक्टर जो है हमारा, ये हमने एक्स फैक्टर का उदाहरण लिया है, वह बिना किसी डिफरेंस का हो, मतलब जो अंतर है वह नियमित ना हो, अलग अलग अंतर के हो, और जो पूछा गया पद हो, जो निकालना हो जानकारी, अनुमान लगाना हो, वह भी क्या हो? बिना किसी अंतर की हो। तो लैग्रेंज मेथड जो है उपयोग की जाती है। तो ये हमें जज करना होगा कि कौन सी मेथड यूज की जाती है। फिर है न्यूटन की गॉस अग्रगामी रीति। तो स्टूडेंट ये कुछ अलग नहीं है, न्यूटन की ये जो प्रगामी अंतर विधि हमने देखी उसी का एक पार्ट है ये दोनों। बस इसमें अंतर है कि देखिए अग्रगामी और पृष्ठगामी। न्यूटन की मेथड क्या बोल रही थी कि 1972, 1974, 1976, 1978 ये हमें दिया हुआ है, और जो पूछा गया पद हो वो बिना किसी अंतर का हो। यदि न्यूटन गॉस अग्रगामी रीति है तो जो संख्या हमें दी है उसके पहले का कोई पद उन्होंने पूछ लिया हो। ठीक है, अग्रगामी मतलब उल्टा, अग्रगामी मतलब होता है कि हमें जो पद दिए गए हैं उसके बाद की कोई संख्या हमसे पूछ ली हो, बाद की, अग्रगामी आगे की। और पृष्ठगामी में यही हमें दिया हो 1972, 1974, 1976, 1978, और हमसे जो है इसके पहले के कोई ईयर की जानकारी पूछ ली हो। और अग्रगामी में क्या है कि हमसे बाद के किसी ईयर की जानकारी पूछ ली हो। ठीक है, न्यूटन गॉस अग्रगामी रीति मतलब बाद की कोई संख्या पूछ ली हो, और डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि न्यूटन की अंतर रीति में यही हमने पढ़ा है। तो न्यूटन की जो है पृष्ठगामी में हमें पहले की कोई ईयर के बारे में अनुमान लगाने को पूछ लिया गया हो। नेक्स्ट है स्टर्लिंग मेथड। कुछ नहीं है इस मेथड में, यह मेथड जो है इन दोनों रीतियों से जानकारी निकाल ली जाती है और इन दोनों का एवरेज निकाल लिया जाता है। मतलब अग्रगामी मेथड प्लस पृष्ठगामी मेथड से जो आंसर आएगा वो, और यदि उसका एवरेज निकाल लिया जाए, औसत निकाल लिया जाए, तो वह होती है आपकी स्टर्लिंग मेथड। तो मेनली स्टूडेंट इसमें 1, 2 और 3 मेथड जो है मोस्ट आईएमपी है, और ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है कि आंतर गणन और बाह्य गणन की कौन कौन सी मेथड्स होती हैं। तो ऑब्जेक्टिव जब आप आए तो उसमें यदि ये 3 दी हैं तो आप इसमें यस कर दीजिए ऑल दी मेथड्स। तो ये है हमारा पूरा इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन से रिलेटेड थ्योरी। यूनिट 4 में सेकंड टॉपिक है हमारे पास, वह है गुण संबंध, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। जैसे सहसंबंध होता है, कोरिलेशन, सहसंबंध जो है ऐसी जो 2 सीरीज होती है, 2 मेजरमेंट होते हैं जिनका हम संख्यात्मक मूल्य निकाल सकते हैं, उसके बीच में जो सहसंबंध, उसके बीच में किस प्रकार का संबंध है उसको जानने के लिए हम सहसंबंध निकालते हैं। जैसे वस्तु की मांग और मूल्य, तो मांग और मूल्य को हम क्या करते हैं, संख्यात्मक डेटा ले लेते हैं और उसके आधार पर हम इन दोनों में कोरिलेशन, सहसंबंध का फॉर्मूला लगाकर यह देखते हैं कि दोनों मांग के कारण मूल्य बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ऐसे ही स्टूडेंट होता है गुण संबंध, ऐसे चर जिसमें संख्यात्मक माप संभव नहीं है, ऐसी सभी जो है जो सीरीज होती है, जैसे कि टीका लगवाया, मलेरिया होने की संभावना, या जो गुण के आधार पर संबंध निकाले जाते हैं, तो वहां पर जो है गुण संबंध का उपयोग किया जाता है। तो जब 2 सीरीज में 2 समंक सतत सीरीज में गुणों के आधार पर यह देखा जाता है कि उन दोनों फैक्टर्स में संबंध है या नहीं है, तो उसे कहा जाता है गुण संबंध। गुण संबंध के में
गुण के आधार पर, उसकी विशेषता के आधार पर यह जांचा जाता है कि वह एक दूसरे से स्वतंत्र है। एक में परिवर्तन होता है तो दूसरे में परिवर्तन होता है, एक में परिवर्तन होता है तो दूसरे में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से सहसंबंध और गुण संबंध का जो है वैसे देखा जाए तो एक जैसे हैं, लेकिन सहसंबंध और गुण संबंध में बेसिक अंतर क्या है कि गुण संबंध के अंदर हम जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें गुण की उपस्थिति और अनुपस्थिति के बारे में जानकारी निकालते हैं कि वह गुण उसमें है या नहीं है, और सहसंबंध में हम वह एक दूसरे पर डिपेंड है या नहीं है यह निकालते हैं। तो गुण संबंध मीन्स क्या होता है, हम जब दो समंकों में, दो समंक माला में यह देखते हैं कि वह गुण जो है उपस्थित है या अनुपस्थित है, वह एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है गुण संबंध। ठीक है। गुण संबंध के स्वरूप या प्रवृत्तियां, कितने प्रकार के गुण संबंध हो सकते हैं? तो स्टूडेंट जब हम इस फॉर्मूले को निकालते हैं तो हमारा आंसर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और 0 से लेके 1 के बीच में भी आ सकता है, प्लस और माइनस में भी आ सकता है। तो उसके आधार पर ही जो है हमारी ये चीजें हैं। तो यदि जो है हमारा इसका आंसर 0 आता है तो हम कहेंगे कि दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, किसी एक गुण का दूसरे की उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों गुण, यदि आंसर 0 आता है तो हम क्या कहेंगे कि दोनों सीरीज में, मतलब जैसे ठंडे प्रदेशों में, फॉरेन में हम बात करें तो वहां पे जो है लोग गोरे होने के कारण स्केटिंग खेलते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि गोरे हैं इसलिए स्केटिंग खेलते हैं या गोरे होने का कोई अलग कारण है। हम इन दोनों के बीच में जो है गुण संबंध देख रहे हैं, तो गोरे होना और स्केटिंग खेलना। तो यदि जो है हमारा इस फॉर्मूले से आंसर हम चेक करते हैं और यदि यह 0 आता है तो हम कहते हैं कि दोनों गुण स्वतंत्र हैं। गोरे हैं इसलिए स्केटिंग अच्छी खेलते हैं, बिल्कुल सही नहीं है। दोनों गुण जो हैं अलग अलग हैं। यदि जो है गोरे लोग नहीं हैं तो वो भी स्केटिंग अच्छी खेल सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि जो स्केटिंग खेलते हैं, स्केटिंग करते हैं, वह गोरे हों। तो गुणों की स्वतंत्रता की जांच मतलब ये हो जाता है। धनात्मक गुण संबंध भी हो सकता है, यदि जो है हमारा इसका आंसर 0 से +1 के बीच में आता है, जैसे 0.75, 0.35, 0.45, कुछ भी आ सकता है 0 से +1 के बीच में, तो हम कहेंगे कि दोनों जो है एक दूसरे पर डिपेंड है। यदि एक में परिवर्तन होता है तो दूसरे में भी परिवर्तन उसी अनुपात में होता है। फिर ऋणात्मक गुण संबंध। ऋणात्मक गुण संबंध का आशय है कि जब हमारा आंसर 0 से -1 के बीच में आए, मतलब -35, 0.35, -0.75, -0.45, तो यदि जो है ऋणात्मक गुण संबंध है तो यह रिप्रेजेंट करता है कि एक फैक्टर जो है उसे हटा दिया जाए, बदल दिया जाए, तो दूसरा फैक्टर जो है वह अलग हो जाता है। तो यह होता है ऋणात्मक गुण संबंध। आंशिक गुण संबंध, पार्शियल, यह जो है रिप्रेजेंट करता है कि हम जो प्रभाव देख रहे हैं कि गोरे लोग ही स्केटिंग करते हैं, जबकि गोरे होना किस कारण से होता है, वह व्यक्ति ठंडे प्रदेशों में रहते हैं इसीलिए वो गोरे होते हैं, और गोरे होने का और स्केटिंग का कोई संबंध नहीं है। तो आंशिक गुण संबंध होता है कि जब दो सीरीज के मध्य, दो जो हम जानकारी ले रहे हैं उसके मध्य केवल एक ही तत्व प्रभावित न करे और भी फैक्टर्स जो है उस पर प्रभाव डाले। जैसे गोरे होना, तो गोरे होना और स्केटिंग का कोई संबंध नहीं है। गोरे व्यक्ति क्यों होते हैं ठंडे प्रदेशों में, क्योंकि वहां पर ठंड ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से ये होता है आंशिक गुण संबंध। फिर है भ्रमात्मक गुण संबंध। कभी कभी जब हम यह फॉर्मूले से आंसर निकालते हैं और दो सीरीज के मध्य में हम जब कैलकुलेशन कर लेते हैं और रिजल्ट भी यह कहता है कि इन दोनों सीरीज में गुण संबंध मौजूद है, प्रेजेंट है, लेकिन जब हम एक्चुअल में उस कंडीशन को अप्लाई करने जाते हैं तो वह रिजल्ट जो है वह जस्ट अपोजिट होता है, उसके विपरीत होता है। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि भ्रमात्मक गुण संबंध है।
ठीक है, तो गुण संबंध समझ में आया आपको। इसमें हम क्या देखते हैं कि कोई भी क्वालिटी मौजूद है या नहीं है, ठीक है। अब गुण संबंध और शर्त संबंध में अंतर, कोरिलेशन और एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में अंतर, क्या अंतर होता है? तो पहला, गुण संबंध और सह संबंध जो है उसके मध्य जो है गुण संबंध में हम दो जो सीरीज है, दो डेटा कलेक्शन है, उसमें हम गुणों की उपस्थिति और अनुपस्थिति को देखते हैं। सह संबंध में हम यह देखते हैं कि दोनों जो है गुण वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या नहीं करते हैं। गुण संबंध में हम गुण की उपस्थिति और अनुपस्थिति देखते हैं, सह संबंध में हम उसका संख्यात्मक डेटा लेते हैं। वृद्धि या कमी, गुण संबंध में हम जो हमारा जो आंसर आता है वह रिप्रेजेंट करता है कि गुणों एक गुण में वृद्धि के कारण दूसरे गुण में भी वृद्धि या कमी होती है। और सह संबंध में हम यह देखते हैं कि एक फैक्टर में यदि इंक्रीज होता है तो वह बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, तो वृद्धि और कमी। परीक्षण, गुण संबंध के लिए हम गुण संबंध गुणांक का उपयोग करते हैं, टेस्ट करते हैं, और सह संबंध परीक्षण में हम सह संबंध गुणांक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर के द्वारा यह निकालते हैं कि संबंध है या नहीं है। तो यह अंतर आपको आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे गुण संबंध के निर्धारण की रीतियां। कोई गुण है या नहीं है, दो सीरीज में एक दूसरे पर डिपेंड है, नहीं है, अलग अलग है। तो पहली है संभावना या प्रत्याशा रीति, एजम्पशन मेथड रहती है, एक्सपेक्टेड मेथड, प्रोबेबिलिटी मेथड। तो इसके अंतर्गत फॉर्मूला लगाया जाता है ए और बी अपॉन एन। अब यहाँ पर ए और बी क्या है? ए होता है हमारा पहला फैक्टर, जैसे हम ये गोरे लोग स्केटिंग करते हैं क्या, तो गोरे लोग जो हम यहाँ पे लेंगे डेटा वो क्या हो जाएगा ए, और बी क्या हो जाएगा स्केटिंग करना, ठीक है। और एन जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम कितने टेस्ट कर रहे हैं, 100 लोगों का टेस्ट किया है हमने या 50 लोगों का, तो n बराबर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमने कितने टेस्ट किए हैं। फिर है प्रतिशत रीति। प्रतिशत रीति के अंतर्गत हम जो डेटा है हमारा उसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम जो है ए मतलब गोरे लोगों में से गोरे लोग स्केटिंग करने वाले कितने लोग हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम लें कि गोरे लोग जो हैं वो है 100, गोरे लोग में से स्केटिंग करने वाले हैं वो 30, ठीक है। तो मैं प्रतिशत निकाल लूंगी कि 100 लोगों में से गोरे लोग जो है स्केटिंग करते हैं वो कितने हैं, 30% में निकाल लूंगी। फिर गोरे लोग नहीं हैं, टोटल मान लीजिए 250 हैं, उसमें से 100 लोग जो है वो गोरे हैं और बाकी के जो हैं वह गोरे नहीं हैं। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत प्रतिशत रीति में हर फैक्टर का जो है प्रतिशत निकाला जाता है और उसकी तुलना की जाती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुण संबंध गुणांक। ये गुण संबंध के निर्धारण की रीति हमें यह बताती है कि जो दो फैक्टर हैं गोरे और स्केटिंग, ये दोनों स्वतंत्र हैं या एक दूसरे पर डिपेंड है, लेकिन यह नहीं बताती है कि कितनी मात्रा है, मतलब हमारी ये आंसर नहीं आ पाते हैं। तो गुण संबंध गुणांक जो है हमें यह बताता है कि दोनों डिपेंड तो हैं, लेकिन किस सीमा तक, कितना परसेंट उन दोनों की डिपेंडेंसी है, 25% है, 50% है या 0 है, स्वतंत्र है। तो वह संख्यात्मक जो हमें डेटा है वह गुण संबंध गुणांक के द्वारा मिलता है और उसका फॉर्मूला है QAB, ठीक है। AB, A मतलब यहाँ पर गोरे लोग और B मतलब स्केटिंग करने वाले, यह हम मानते हैं, मतलब सपोज करना पड़ता है इस सवाल को करने के लिए। तो आप ये फॉर्मूला बस यहाँ पर याद कर लीजिए, दोनों कैपिटल है, दोनों स्मॉल है। यहाँ A मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कि गोरे लोग, जो B मतलब जो स्केटिंग करते हैं। तो ऐसे लिखना है हमको, जो गोरे लोग हैं और वो स्केटिंग करते हैं। और स्मॉल AB का मतलब क्या होगा, स्मॉल का मतलब होगा जो गोरे नहीं है, और B मतलब जो स्केटिंग नहीं करते हैं। तो इसलिए क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको ये चीज़ जल्दी समझ में आएगी। तो आप ये फॉर्मूला भी जब आपको क्वेश्चन आता है, थ्योरी क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें ये फॉर्मूला लिखकर अपने आंसर को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारी फिनिश होती है यूनिट 4।